बढ़ती मुश्किल के बाद मुकेश सहनी हुए बेचैन, पार्टी के नाराज विधायकों को मनाने में जुटे। बगहा में प्रशासन की दिखी बेहतर पहल, 2 प्रखंडों के लिए जनता दरबार लगा, दर्जनों मामलों का किया निष्पादन। पुलिसिया कार्रवाई से नाराज हुए मृतक बलराम सिंह के परिजनों ने एसपी से लगाई गुहार, कहा जल्द करे आरोपियों की गिरफ्तारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात आज मानसून सत्र को लेकर के करेंगे। दरअसल बिहार विधानसभा के मानसून सत्र चल रहे हैं और सत्र के तीसरे दिन भी सदन हंगामेदार रहा। दरअसल विपक्ष पिछले विधानसभा सत्र के दौरान 23 मार्च को विधायकों के साथ हुई बदसलूकी मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ ही विपक्षी जो नेता हैं वो लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं, हमला बोल रहे हैं और वो सवाल उठा रहे हैं। वहीं बुधवार को सदन स्थगित होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि सदन में मार्शल होते हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन पुलिस को मारने की अनुमति आखिर किसने दी? सरकार चाहती तो विपक्ष से उस दिन बात कर जाएगा, बिल को बाद में लाती, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किसके ऑर्डर से पुलिस को अनुमति मिली कि विधायकों को पीटो। ऑर्डर तो ये होता है कि मार्शल का सपोर्ट करो, सहयोग करो। अगर विधायक नहीं मान रहे तो उनको बाहर ले आया जाए, लेकिन बाहर ऐसे ले आया जाए कि उठा के फेंक रहे सीढ़ियों पर से, महिलाओं का साड़ी खींच रहे, बूट से मार रहे, माँ बहन की इसकी अनुमति किसने? सदन में विरोध तो चलता ही रहता है, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। इधर राजद विधायक सतीश दास ने हेलमेट प्रोटेक्शन के साथ सदन परिसर में पहुंचकर सरकार पर हमला बोला। दरअसल लगातार जो है विपक्ष वो हमला बोल रहा है और ऐसे में सदन की कार्यवाही से पहले भी विपक्ष का वो रूप दिखा जब सदन में पिछले बार हुए बदसलूकी मामले को लेकर विपक्षी नेता अपने अपने स्तर से प्रदर्शन कर रहे हैं। या गुंडागर्दी, प्राइवेट बाउंसर बुला करके उनको पिटवाया जाता है अपनी बात मनवाने के लिए, गलत कानून को पास कराने के लिए। तो आज उसके बावजूद जो कार्रवाई सरकार ने की है वो खोदी पहाड़ निकली चूहिया वाली कार्रवाई है और सरकार हम लोग की सुरक्षा की गारंटी करने में विफल है। इसलिए हम लोग हेलमेट पहन करके आए हैं कि किसी भी परिस्थिति में हेलमेट है जरूरी, नहीं तो होगा हेड इंजरी। जो नारा है उसको हम लोग सदन के अंदर चरितार्थ करना चाहते हैं। वहीं मोतिहारी के संग्रामपुर में राजद प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में सुशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहां तो जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? महेश्वर सिंह ने कहा कि जिस सरकार में विधायकों के साथ मारपीट किया जाता है, भला वहां कैसे भरोसा करे कि प्रदेश में सुशासन की सरकार है। में जाने का मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा सब उसमें बरकरार है। नीतीश के साथ न किसी गरीब का न किसी कार्यकर्ता का मान सम्मान है। तो जहाँ मान सम्मान नहीं हो वहाँ पर आदमी को रहना नहीं चाहिए। और यहाँ आरजेडी में मान सम्मान प्रतिष्ठा सब बरकरार है और नीतीश कुमार की जो हालत है, बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार एक गिरी हुई सरकार है बिहार में और कभी भी गिर सकती है और आने वाले दिन में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इधर बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने भी अब इस बार विपक्ष पर पलटवार किया है। दरअसल जिस तरीके से जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर सदन में हुए कार्रवाई और बदसलूकी को लेकर हमला बोल रहे हैं, तो ऐसे में अब कार्य समिति को रिपोर्ट दे दिया गया, यानी कि एक नई समिति बनाई गई है जो इस पूरे मामले पर छानबीन करेगी। आपको बता दूं कि विपक्ष के जो नेता हैं यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वो लगातार ये बातें कहते आए हैं कि वीडियो है और वीडियो देखने के बाद साफ तौर पर सब कुछ सामने आ जाएगा। जिसके बाद आज सदन में खुद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अभी वेट करना चाहिए क्योंकि जैसे ही समिति बनी है वो रिपोर्ट देगी, उसके बाद सब कुछ सामने हो जाएगा। दूसरी बात यह है, उन्होंने कहा कि दूसरी बात यह है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है और उसमें देखा जा सकता है कि क्या गलती है और क्या यही बात रह गई है। को विषय दे दिया गया है तो उसका रिपोर्ट आने तक प्रतीक्षा करना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि
एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। तो ये देखा जा सकता है कि कहाँ से क्या गलती है, तो वो भी फुटेज लग रहा है। तो यही बात कही गई और वो घटना तो अच्छी नहीं थी, ये बात सही है। और जहाँ तक कार्रवाई की बात है, तो जहाँ तक सूचना आई है कुछ कार्रवाई हो भी चुकी है, और वो जो निष्कर्ष आएगा आचरण समिति का, उसके बाद सारा लगता है कि डर भी लग रहा है विधायकों को कि कहीं हम पे भी कार्रवाई हो जाए। अब डर रहा है, क्या कर रहा है ये तो हम नहीं जानते हैं। और हेलमेट तो शो पीस है, शो कर रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के अब बिहार में भी सियासत शुरू हुई, तो अब ये पूरा मामला सदन में पहुंच गया। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के अगर बात की जाए तो राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी कानून देश में बने या राज्य में बने तो सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। वहीं उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर के भी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही भाई वीरेंद्र ने यह भी कह डाला कि ये लोग आग लगाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं जानते हैं। कोई भी सार्वजनिक निर्णय मिल बैठकर एक साथ सर्वसम्मति से लेना चाहिए। कानून देश में बने या राज्य में बने तो सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और सब दलों की राय जो बने वो काम होना चाहिए। और उनका काम है आग लगाना, बुझाना जानते नहीं हैं। देश को जलाना चाहते हैं, वो जला देते हैं, बुझाते नहीं हैं। आज देश महंगाई से जूझ रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है, लेकिन एक पैसा भी कम नहीं हो रहा है। इधर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बीजेपी विधायक विजय खिमका ने भी अब सदन में प्रस्ताव रखा है। दरअसल सभी चाहते हैं कि प्रदेश में जनसंख्या पर नियंत्रण हो। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारा देश दूसरे स्थान पर है और बिहार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना अनिवार्य है और बनना भी चाहिए ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके। जो देश में जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, पूरे विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, देश में जनसंख्या बढ़ रही है। हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारा देश दूसरे स्थान पर है और बिहार जो है उत्तर प्रदेश के बाद हमारा बिहार है। तो इस दृष्टिकोण से जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून बनना चाहिए ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके, जनसंख्या विस्फोट से हम बच सकें और बिहार आगे बढ़ सके। इसलिए करके जनसंख्या अगर बढ़ती है तो निश्चित रूपेण उस प्रदेश का विकास रुकता है, देश का विकास रुकता है। इसलिए करके हमने इसको जो है लाने का काम किया ध्यानाकर्षण के माध्यम। इधर मानसून सत्र के विधानसभा में जहां एक तरफ सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ विपक्षियों के विरोध और सवालों से सरकार पानी पानी हो गई। वहीं बारिश ने भी सरकार को कहीं ना कहीं, या फिर कह सकते हैं कि पूरे महानुभाव जो रहे उन सबको नहीं छोड़ा और पूरे विधानसभा परिसर को डुबो दिया। घंटे भर की बारिश ने जहां एक तरफ पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी, तो दूसरी तरफ बिहार सरकार और सिस्टम कितना सचेत है यह भी बता दिया। जब परिसर में पूरी तरीके से जलमग्न हो गया, जहां सीएम से लेकर सूबे के तकदीर निर्माता बैठे हैं, जो राज्य के बाकी जिलों और शहरों की तस्वीर दिखानी शायद बेमानी होगी। विधानसभा परिसर जहां माननीयों की गाड़ी सड़क पर चलती नहीं बल्कि पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही है। यह तस्वीर है, यह हिम्मत थी कि बिहार के भाग्य विधाता गाड़ी से उतर नहीं पाए। जब पटना विधानसभा की स्थिति यह है तो बाकी आप खुद समझ सकते हैं कि पटना की गलियों और सड़कों की क्या हाल होगी। यह बताने के लिए ये तस्वीरें ही काफी है, कुछ और कहना जरूरी नहीं समझते। इधर बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की मुश्किल जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जहां एक तरफ नाव की राजनीति भंवर जो है वो फंस गई है, खबर ये आ रही है कि मुकेश सहनी जो है उनके जो भी विधायक हैं वो अब उनके खिलाफ में बोलने लगे हैं। तो सहनी जी सबको मनाने निकल पड़े हैं और ऐसे में वो कई अपने विधायकों से मिलकर के उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सहनी का मन बार बार डोल रहा है, बार बार इससे पहले डोलता रहा, अब भी डोलता रहा, लेकिन इस बार हिलना डुलना उनके लिए भारी पड़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की नाव राजनीति के भंवर में फंस गई है। सहनी का मन बार बार डोलता है, लेकिन इस बार हिलना डुलना उनके लिए ही भारी पड़ गया है। उनकी नाव डगमगाने लगी है। मांझी के सहारे उम्मीद थी कि उनकी नाव डूबने से बच पाएगी। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बीजेपी भाव नहीं देती है, उनकी औकात उनको बता दी गई है। तो दर्द के कराह उठे सहनी कहते हैं, छोटा हूं इसलिए कोई सुनता नहीं।
वो तो चाय पानी सब खाना पीना तो ऐसे चलते रहेगा ना। अब छोटा आदमी के साथ नहीं रहेगा तो बड़ा आदमी के पास हम लोग का कौन सा जगह मिलने वाला है, और बड़ा आदमी के पीछे कहाँ बवाने वाले हैं। हम लोग छोटे आदमी हैं, मलाह हैं, इधर मुसर हैं, तो हम लोगों का संबंध तो घर जैसा है, तो मिलना जुलना ऐसे रहता है। हम लोग को कौन बड़ा आदमी पूछने वाला है। सहनी अभी बीजेपी के दिए दर्द से करा ही रहे थे कि जख्म भरा भी नहीं था। उनके विधायकों ने ही उनको एक के बाद एक कई झटके दिए। मुकेश सहनी अपनी ही पार्टी से अलग थलग पड़ गए हैं। पहले विधायक राजू सिंह ने मोर्चा खोल दिया, फिर मिश्री लाल यादव ने, और अब सूत्र बताते हैं कि पार्टी के विधायक दल के नेता स्वर्णा सिंह भी नाराज हैं। मिश्री लाल यादव ने यहां तक कह दिया कि पार्टी में विधायक दल की बैठक भी नहीं होती है। देखिए, ऐसा कहा जाना कि एनडीए में नहीं सुनी जाती है, अभी हम मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं। अगर एनडीए में बात को नहीं सुनी जाती है तो कहीं ना कहीं उचित प्लेटफॉर्म पर इस बात को रखना भी तो जरूरी है। कल के बैठक में ना जाना ये क्या साबित करता है, मुझे नहीं समझ में आता। या तो मुख्यमंत्री से समय लेकर के अलग मिले, अपने विधायकों के साथ जाकर के मिले, लेकिन एनडीए में जब बात नहीं सुनी जाएगी और एनडीए में हम बने रहेंगे तो ऐसा थोड़ी होता है। चुरचुर मुर्मू दोनों थोड़े होगा। आपने ये कहा है कि अगर कोई नाराजगी है तो इसको जाहिर किया जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से बताना चाहिए पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी को। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जो बिहार सरकार में माननीय मुकेश सहनी जी मंत्री हैं जी, और मैं विधायक हूँ जी। मंत्री स्तर पर सरकार में क्या हो रहा है वो हम लोगों को तो जानकारी है नहीं जी। हम विधायक हैं और विधायक के हैसियत से हम लोगों को उन्होंने मतलब बुलाया जी। और उन्होंने कहा जो मतलब सरकार के अंदर, सरकार के बाहर हम लोगों की नहीं सुनी जा रही है, हम लोगों को मतलब तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, ऐसा उनका मानना था जी। तो हम लोगों ने एक राय किया है, जो हम लोग सभी विधायकों, जो 4 विधायक हैं, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी हैं, वो बैठक में सारी चीजों पर चर्चा हो, जो आखिर क्या हो उसके बाद कोई निर्णय लिया जाए। तो क्या जिस तरह से एनडीए से अलग होने का फैसला मुकेश सहनी जी ने लिया, वो फैसला सिर्फ उनका था? आप पार्टी के विधायकों से कोई राय नहीं ली गई? मतलब एनडीए से अलग होने का फैसला तो नहीं लिया है। नहीं, एनडीए की बैठक से अलग होने का फैसला, एनडीए की बैठक का बहिष्कार का फैसला, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो ये फैसला जो है पूर्व से हम लोगों को मालूम नहीं था जी। हाउस में जो बैठक समाप्त हुई जी, उसके बाद मतलब इनका निर्देश हुआ जो हमारे चैम्बर में बैठना है जी, और वहीं जाके बैठे और मतलब इस ढंग की बात हुई। पहले से कोई निर्णय नहीं था। जाहिर है मुकेश सहनी यह दावा कर रहे थे कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है और इस बुलावे के बाद वो पीएम मोदी की तरह यूपी होते हुए दिल्ली तक का सफर पूरा करना चाहते थे। लेकिन न सिर्फ उनका ख्वाब टूट गया बल्कि अब उनपे में भी संकट है। ऐसा लगता है कि मंत्री पद भी अब एक्सपायरी डेट के बिल्कुल करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत। तो बिल्कुल मुकेश सहनी को अब ये समझ में आने लगा है कि वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, और ऐसे में जब उनके 4 विधायक जो बचे हुए हैं फिलहाल उनके साथ, हालांकि उनका जो बैकग्राउंड है वो बीजेपी का है और बीजेपी अपने स्तर से भी अब तैयारी कर रही है, तो ऐसे में अगर उनके 4 विधायक उनको छोड़ देते हैं तो फिर उनका क्या होगा ये समझना होगा। लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि मुकेश सहनी जो उनसे नाराज विधायक उनके 4 चल रहे हैं उनको वो मनाने की तैयारी कर चुके हैं, वो शुरू कर चुके हैं। उनसे मुलाकातों का जो दौर है वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, कई लोगों को तो चाय पर भी बुलाया है। हालांकि अब अंदर खाने की बातें क्या चल रही है ये सब वक्त बताएगा। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और बात अब मुजफ्फरपुर की करेंगे। दरअसल मुजफ्फरपुर के पताहे स्थित एक निजी सभागार में लोजपा नेताओं ने बैठक की। बैठक में आगामी 6 अगस्त को होने वाली चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा को लेकर चर्चा की गई। आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने के लिए उपस्थित सदस्यों ने मंथन किया। पार्टी के सदस्य चुलबुल ठाकुर ने बताया कि बिहारी फर्स्ट के आधार पर बिहार का विकास कार्य करना है। बिहार में लोजपा अपनी पूरी ताकत के साथ आएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी का आशीर्वाद यात्रा जो चल रहा है पूरे बिहार में, उसी के संदर्भ में हम लोग को पार्टी ऑफिस से आदेश आया है कि 6 तारीख को आदरणीय चिराग पासवान जी मुजफ्फरपुर रहेंगे। उस
उसी में हम लोग जितने अपने दल के विंग के जो भी लोग हैं सारे लोग आपस में बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं कि इस आशीर्वाद यात्रा को कैसे बेहतर से बेहतर और मुजफ्फरपुर बिहार का। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए DTV भारत के साथ। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। रक्तदान जीवन दान। आइए हम सब निवेदा अस्पताल के रक्तदान महाशिविर का हिस्सा बने, क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकता है। 25 से 29 जुलाई तक रक्तदान का महाशिविर। निवेदा ब्लड सेंटर में एक रक्तदान का महाशिविर आयोजन करने जा रहा हूँ। हमारा पता है निवेदा हॉस्पिटल G44 PC कॉलोनी नियर पार्क नंबर 22 मेन रोड कंकरबाग पटना। हमें संपर्क करें 095043135597। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात सहरसा जिले की करेंगे। दरअसल सहरसा जिले में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां आए दिन कहीं ना कहीं छिनतई, लूट, हत्या जैसे वारदात सामने आते हैं। ताजा मामला सहरसा जिले के महिषी थाना क्षेत्र के मेशहरो चौक का है, जहां 3 अपराधियों ने पहले युवक की तलाशी ली। जब कुछ नहीं मिला तो पिस्टल के बट से मारकर बेहोश कर दिया। युवक को ग्रामीणों ने उप स्वास्थ्य केंद्र महिषी में भर्ती कराया, जहां पर इलाज चल रहा है। इधर पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में जहां PHC कर्मचारियों के रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला भीतहा प्रखंड के PHC का है, जहां चिलवनिया गांव के एक शख्स को कुत्ते ने काट लिया था, जिसे रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए भीतहा PHC लाया गया और रेबीज इंजेक्शन के नाम पर PHC कर्मचारियों के द्वारा पैसा मांगा जा रहा था। हालांकि इस वीडियो की DTV भारत पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो के बाद अब खबरों का असर हुआ है और खबर के बाद अब प्रशासन वहां पर जाग गई है और कार्रवाई में जुट रही है। खर्चा देने के लिए तब क्यों खर्चा मांग रहे हैं? आप खर्चा करा वो दिन 50 रुपया कितना खर्चा दिलवा रहे हो तुम? पैसा दिलवा रहे हो? 50 रुपया मनी हमको मतलब इमरजेंसी में ट्रेन में। इधर यूपी के बाराबांकी में बस दुर्घटना में 18 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे सवार 2 यात्रियों की पहचान बिहार के सुपौल जिले के
चांदपीपर गांव के निवासी के रूप में की गई। वही मौत की खबर दोनों के घरों में मातम लेकर आया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दूं कि यूपी में हुए इस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्विटर के माध्यम से शोक संतति और पूरे परिवार के साथ ढाढ़स भी बंधाया और पूरे परिवार के लिए, जो भी पीड़ित है उस पूरे परिवार के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। इधर नालंदा जिले के बस्ती गांव में बीते 24 जुलाई को मोटरसाइकिल से एक महिला को टक्कर मार दी थी, जिसमें महिला बुरी तरीके से जख्मी हो गई। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अरे शादी ब्याह में पनकट्टी करने गुमटी फाटक पर आई, एक मोटरसाइकिल वाला अचानक आके धक्का मार दिया। अच्छा, कब हुआ था घटना ये? 24 तारीख को हुआ। फिर उसके बाद? 6 बजे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हॉस्पिटल लाए तो बोला कि ले जाइए दूसरा डॉक्टर ने इलाज किया। अच्छा, कहाँ इलाज चल रहा था? हरनौत सरकारी। 4 दिन से वही इलाज चल रहा था? नहीं, वहाँ के बाद रेफर किए तो हम गए थे वहाँ तन्नू हार्डवेयर, तो वहाँ पट्टी उट्टी हुआ, फ्रैक्चर हुआ, दिमाग पर भी चोट था। हम लोग ध्यान नहीं दिए, घर में लेके आए, डेट कर गया। इधर बगां के धनहा थाना परिसर में बुधवार को एसडीएम शेखर आनंद और डीएसपी कैलाश प्रसाद ने जनता दरबार लगाकर 2 प्रखंडों के लगभग दर्जनों फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सभा में कुल 17 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें सबसे अधिक जमीनी विवाद का मामला रहा। वहीं इस जनता दरबार से लाभान्वित हुआ स्थानीय ग्रामीणों ने इस पहल की जमकर तारीफ की। केसेस थे उनके उपयुक्त उनको वो दिया गया निर्देश, इनको सक्षम न्यायालय में जाने का, और जिसका जैसा जैसा नेचर था जिस केस का वैसा वैसा उसका निर्देश दिया। इसमें अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया नहीं है। अगर किसी के भी संज्ञान में कोई ऐसा मामला है तो हमारे कार्यालय में उसका आवेदन करें, हम लोग उसमें गहन जाँच कर लेंगे। इधर बोकारो में 22 जुलाई को बालीडीह थाना क्षेत्र के कोराडीह निवासी बलराम सिंह उर्फ मनोज सिंह का शव कुएं में बरामद होने के बाद परिजनों ने स्थानीय थाने में 4 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिसिया कार्रवाई से नाखुश होकर बुधवार को आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बोकारो पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा से फरियाद कर न्याय की गुहार लगाई है। मेरे भाई का मर्डर हुआ है 22 तारीख को। पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। आधा रात को बुला करके घर से ले जाया गया है। उनका नाम हम लोग खुद दिए थे। हम लोग सभी गवाह हैं कि वो हमारे घर से उसको लेकर के गए। दोषी लोग को हम लोग खुद पकड़ के पुलिस को दिए। कि एक बलराम सिंह नामक व्यक्ति का शव 22 जुलाई को मिला था, जिसको लेके उसके परिवार वालों ने FIR किया है। उनका कहना है कि वो 20 तारीख से मतलब शव मिलने के 2 दिन पहले से मिसिंग थे और उनका जो शव है वो एक कुएं में मिला है। तो उनका कहना है कि इनकी हत्या की गई है। उसमें जांच की जा रही है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिला है। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलता है फिर हम लोग इसमें जो साक्ष्य मिलेगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। इधर निरसा के चिरकुंडा ताल डंगा स्थित नेहरू रोड पर से एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे चिरकुंडा थाना सह प्रभारी इंस्पेक्टर दिलीप यादव ने बताया कि क्राइम को रोकने के लिए लगातार चिरकुंडा पुलिस द्वारा वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। ये क्राइम को कंट्रोल करने के उद्देश्य से ही सघन वाहनों की जांच की जा रही है, ताकि क्रिमिनल की आवाजाही को रोका जा सके और उस पर निगरानी रखा जा सके, ताकि कहीं पर क्राइम होने से बचा जाए। अभी तक तो हम लोग को कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। जो भी अभी तक जांच किया गया है सभी सही पाया गया है।
इधर बोकारो स्टील सिटी के विभिन्न सेक्टरों के आवासों में हुए अवैध कब्जाधारियों से बीएसएल ने लगभग 55 आवासों को मुक्त करवाया है। आपको बता दें कि बीएसएल अपने आवासों को अपने कर्मियों को आवंटित करता है, लेकिन कुछ ऐसे आवास हैं जो लंबे समय से खाली पड़े थे, जिसे कब्जाधारियों द्वारा कब्जा कर उसे अपना निवास स्थान बना लिया गया था, जिसके बाद संपदा न्यायालय ने सभी अवैध कब्जाधारियों को नोटिस देकर खाली करने का निर्देश दिया था। लेकिन खाली नहीं होने के बाद अब मजिस्ट्रेट की तैनाती कर कार्रवाई करते हुए सभी कब्जाधारियों से आवास को मुक्त करवाया गया है। बीएसएल के संपदा न्यायालय की ओर से अवैध रूप से धारित जो बीएसएल के क्वार्टर में कब्जा था उनको हटाने हेतु ये अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान हेतु आज मजिस्ट्रेट मुझे यहाँ पर नियुक्त किया गया है ताकि यहाँ पर विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न न हो। और ये संपदा न्यायालय का जो नोटिस इन लोगों को पहले मिल चुका है, फिर भी इन्होंने अपना क्वार्टर खाली नहीं किया था, उन क्वार्टर पर ताला लगाकर सील किया जाए। इधर मानसून सत्र के पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे पर अब दिल्ली में भी सियासत लगातार गर्म है और ऐसे में सदन में स्थितियां दिख रही है। विपक्षी दल के नेता सरकार पर हमलावर है। इस मुद्दे पर चर्चा को लेकर पिछले 8 दिनों से कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई के दौरान हर रोज हंगामा हुआ। इस कड़ी में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में विपक्ष के कुछ सांसद पेपर फाड़कर उड़ाते हुए नजर आए। यही नहीं, उन्होंने लोकसभा स्पीकर पर भी कागज के टुकड़े फेंके। अब इस पर सरकार 10 सांसदों की खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव रखने की तैयारी कर रही है। सरकार जिन विपक्षी सांसदों के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है उसमें टीएन प्रतापन, हब्बी ईडन, रवनीत सिंह बिट्टू, गुरजीत सिंह, अजौला मणिकम टैगोर, दीपक बैज, एएम आरिफ, डीएन कुरियाकोस, ज्योतिमणि सप्तगिरी उलाका शामिल है। ऐसे आशंका है कि नोटिस के बाद 10 सांसदों को निलंबित किया जा सकता है। हालांकि विपक्ष के इस कार्रवाई को लेकर के लगातार अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और पिछले दिनों खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर गंभीर